कल तक हम रोटी चावल ही खा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि हम रोटी चावल का ही मिथ बनाने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रोटी नहीं खाना कि चावल नहीं खाना, बस इतना चेंज है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है पहले से। पॉकेट बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करती है, तो फिर डाइट को किस तरह से बैलेंस बनाया जाए? एज अ डाइटिशियन आई थिंक वी मस्ट बी हैविंग सम सच काइंड ऑफ प्लान। गरीब के लिए जो मूंगफली है वही इसके लिए बादाम है, तो हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताएंगे उनको। हार्ट अटैक हमने देखे हैं कि 25-25 साल के लोगों को हो रहे हैं। जब आप माइंडसेट को क्लियर करते हैं, मेरा माइंडसेट कि मुझे ये काम करना है, मेरे को अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, मुझे अपने ईटिंग पैटर्न को ठीक करना है। अगर मैं आपके स्टैंडर्ड की थाली लोअर क्लास को दे दूं या उस लोअर का आपको दे दूं, तो ये ना उसके लिए सूटेबल है ना आपके लिए सूटेबल है। आपके पैरों टखनों में सूजन वगैरह है, या आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको काम करने में आपको दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, आपका 1 से 2 किलो वजन अगर आपका बढ़ रहा है, तो आप एक हार्ट फेलियर पेशेंट है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ राजूगुला शो, जहां पर हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को और पर्सनैलिटीज़ को जो आपको सिखाते भी हैं और बहुत कुछ बताते भी हैं। आज हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि उपाध्याय, जो कि एक क्वालिफाइड डाइटिशियन भी हैं और साथ ही साथ ईट बेटर नॉट लेस की फिलॉसफी पे वर्क करती हैं। न्यूट्रिशन और डाइट आज का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा हो गया है, और पता करते हैं कि कैसे कैसे करके हम एक हेल्दी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। सुरभि जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते। डाइट और न्यूट्रिशन एक बहुत ज़रूरी मुद्दा हो चुका है आज हमारी सोसाइटी में, और बहुत सारे मिथ्स इनके ऊपर हमारे चारों तरफ चलते हैं। तो कुछ सबसे पहले तो उन्हीं मिथ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से मिथ हैं जिनको हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। कुछ बताएं, ऐसे ऐसे कौन सी गलत मिथ्स को आजकल हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा मिथ है कि अरे रोटी या चावल से हमारा वेट गेन होता है, या हम जैसे शुगर के बारे में बात करते हैं, अरे हम जो शुगर की मिथ है कि हमें इस शुगर से हमको ये मोटापा हो रहा है, इस शुगर से हमारी क्रेविंग बढ़ रही है। ऐसा नहीं है। अनप्रोसेस्ड फूड में जो छुपे हुए शुगर है हमें उनसे अवॉइड रहना चाहिए, ना कि नेचुरल शुगर से। जैसे नेचुरल शुगर में आप जैसे ले सकते हैं, आपका गुड़ हो गया, हनी हो गया, आप इनको अच्छे से ले सकते हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही अच्छी रहती है हमारे लिए, बॉडी के लिए, क्योंकि ये जैसे जो आपका गुड़ है वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे खून को साफ करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हनी है, इसमें कुछ एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हमको वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि कौन सा शुगर अच्छा है, शुगर में भी कौन सा शुगर, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब राइस रोटी की बात करते हैं, देखिए दोनों ही कार्ब के सोर्स हैं, दोनों ही फाइबर के सोर्स हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि कितनी मात्रा में लेनी है और कैसे लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं हमको मिथ फैलाना चाहिए कि ये नहीं है, कल तक हम रोटी चावल ही खा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि हम रोटी चावल का ही मिथ बनाने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रोटी नहीं खाना कि चावल नहीं खाना, बस इतना चेंज है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है पहले से। दूसरी बात कि हमको कितना पोर्शन लेना है ये आपको जानना ज़रूरी है, जिसके लिए आप डाइटिशियन से या डॉक्टर से और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके फिर आप कर सकते हैं इसको। ईट बेटर नॉट लेस, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली? प्रैक्टिकल इसका मतलब ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस मतलब सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आपकी चावल भी होने चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, सारे आपका वेजिटेबल्स हो गए, सारा आपका सैलेड हो गया, दही हो गया, आपका मिल्क का सोर्स हो गया, ये सारे जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वो सभी शामिल होने चाहिए। उसको कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो, वही होता है बैलेंस डाइट। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से खाते हैं तभी वो डाइट होती है। अगर आप कोई भी चीज़ को नहीं खा रहे हैं, या किसी भी जैसे हमने किसी भी वेजिटेबल को अवॉइड कर दिया, या फाइबर को अवॉइड कर दिया, या प्रोटीन को अवॉइड कर दिया, तो क्या होगा, इसकी वजह से आपको जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं उसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाएगी, और वही डेफिशिएंसी की वजह से आपको वही सारे रोग लगने लगेंगे। इसकी वजह से एक चीज़ की वजह से बाकी चीज़ें पूरा मतलब आपका बॉडी का बैलेंस ख़राब होने लगेगा। तो हमको कोशिश करना है कि हमको ईट बेटर, हमको खाना अच्छा खाना है,
क्वालिटी का खाना खाना है, गुड क्वालिटी खाना, आपका प्रपोर्शन ठीक हो, गुड क्वालिटी हो, प्रॉपर बैलेंस में हो, वो होता है ईट बेटर। लेस नहीं खाना, ऐसा नहीं कि हम इसको बिल्कुल अवॉइड कर दें या हटा दें इसको, नहीं। एलिमिनेट तब किया जाता है जब आपको किसी फूड से एलर्जी हो, या आपको वो ग्लूटेन, अगर आपको किसी ग्लूटेन से एलर्जी है या आपको लैक्टोज से एलर्जी है, तब हम इस फूड को हटाते हैं। या कोई स्पेसिफिक कोई बीमारी है तब हम इस फूड को हटाते हैं या उस इंग्रेडिएंट्स को हटाते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि बैलेंस खाना लें। देखिए, फॉर हाई क्लास पीपल दैट कुड बी गुड वन, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक कॉमन इंसान को वो सारी बैलेंस डाइट मिल सकती है क्या? आज जो वो खाते हैं या जो भी उनको मील्स मिलते हैं उसमें वो डाइट्स, वो सारी की सारी जो बैलेंस डाइट हम बात करते हैं, पॉसिबल है एक नॉर्मल फूड में? सब कुछ पॉसिबल है सर। जैसे जैसे हम अपर क्लास में जाते हैं, मिडिल क्लास में जाते हैं या लोअर क्लास में जाते हैं, तो उनका प्रॉब्लम ये है कि आपका स्तर क्या है, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये तय करता है आपकी थाली। जब आपका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है तो आप महंगे फूड को भी लेकर आप अपना पूरा बैलेंस को पूरा कवर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन मेनली यही है कि जहाँ पर पॉकेट बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करती है, तो फिर डाइट को किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। एज अ डाइटिशियन आई थिंक वी मस्ट बी हैविंग सम सच काइंड ऑफ प्लान कि हर तरह के वर्ग के इंसान के लिए एक बैलेंस डाइट का हमारा कोई सिंपल सिस्टम तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब जैसे लो क्लास की बात कर रहे हैं या ऐसे जिनकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो हम लोग ऐसे ऐसे लोगों के लिए ऐसा खाना, उन्हीं के आजू बाजू में जो खाना उपज रहा है या आ रहा है, या मतलब जैसे बादाम नहीं खा सकते जो लोग, तो हम उनको बताएंगे आप मूंगफली से अपना, गरीब के लिए जो मूंगफली है वही इसके लिए बादाम है। तो हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर बताएंगे उनको, तो हम इनको ऐसा बताएंगे कि देखिए आप हरी सब्जियां सारी खाइए, चुकंदर खाइए, गाजर खाइए, क्योंकि वो आराम से ले सकता है, वो खेत का आदमी है, किसान है, या बल्कि वो अपर क्लास से ज़्यादा अच्छा खाना खाता है। जैसे मोटा अनाज है वो आसानी से इसको ले सकता है, तो बहुत से सब्स्टिट्यूट हैं जिसे वो आराम से ले सकता है। और जैसे विटामिन सी के लिए लोग गोलियां लेते हैं या कोई पाउडर लेते हैं, बहुत सारे तामझाम करते हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं आप एक गुआवा ले लो, तो वही आपका विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। अपने में आंवला है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप उनको ये बता सकते हैं आपके आजू बाजू में जो ग्रो हो रहा है, जो आपके पास अवेलेबल, आप उसी को ही बेहतर बना के अच्छी कुकिंग मेथड को यूज करके थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करके उनको दे सकते हैं। और इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके अंदर उनको कुछ ऐसी फ्री दवाएं भी दी जाती हैं, फ्री खाना भी दिया जाता है। तो उनको भी बताया जाए कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिससे वो उन सब का लाभ उठा सकें। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें उनको मतलब खाना भी फ्री में मिलेगा, दवाएं फ्री में मिलेंगी, यहाँ तक कि सरकार के द्वारा सारी शिक्षा भी प्राप्त होंगी। पोषण से जितना आप देखेंगे, जितना वही आप उनसे, और उनका आजू बाजू जो उपज रहा है खाना वगैरह, तो वही चीज़ों को की अच्छी क्वालिटी और उसका क्वांटिटी हम उनको बता सकते हैं, और एक जागरूक करके उनको। जिसके लिए एक बड़ा सोचने वाला एक मुद्दा ये है कि आज डेफिनेटली बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, फिर भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि अगर एक टाइम बैक हम जाते हैं, सो द पीपल वर मोर हेल्दियर, हैविंग मोर स्टेमिना, ज़्यादा बढ़िया थे, अच्छे जी रहे थे, शरीर ज़्यादा हेल्दी थे। एंड आज जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ओबेसिटी की, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जितने ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ते आ रहे हैं आज के ज़माने में, हम देख रहे हैं इवन द स्मॉल किड्स, नई जनरेशन, स्टेमिना है नहीं है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं सकते हैं, नई नई बीमारी लग रही हैं, हार्ट अटैक हमने देखे हैं कि 25-25 साल के लोगों को हो रहे हैं। तो वाई इट इज़ कमिंग लाइक, जब ज़्यादा अवेयरनेस अब फैल रही है, ज़्यादा बेटर अभी हम होते जा रहे हैं, तो फिर ये खामी कैसे आती जा रही है, कमियाँ कैसे आती जा रही हैं? देखिए, इसका मेन रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि हम अवेयरनेस तो कर रहे हैं,
जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ रहे हैं तब तक वो कंट्रोल में कर रहे हैं इसको जी। जब हम पूरा फोकस एक पर्सन पे या किसी ग्रुप पे या किसी इस पे कर रहे हैं तब तक वो है। जैसे ही हमने फोकस हटाया वहाँ पे वो अपने हैबिट पे वापस आ जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस ला रहे थे अपनी अब तक, जो जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस दिया कि आप रोज डेली ऐसा करें, मैं आपको रोज डेली मॉनिटरिंग कर रही हूँ, मैं आपको रोज डेली आपको चेक कर रही हूँ, इवेल्युएट कर रही हूँ, तब तक आप वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि वो मुझे देख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये कारण हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो जब सरकार ऐसा करती है, जब वो चीज़ें आती हैं, जब प्लान चलते हैं ऊपर से, तब वो डर रहता है कि तब तक वो फोकस रहता है उनका। जैसे ही जब वो सब प्लान को पूरा करके जाती है, वो अपनी हैबिट के इतने आदी होते हैं, वो वापस से वही चीज़ें करने लगते हैं। तो आई शुड से कि आज जो लोग हैं वो पहले के कंपैरिजन में डिसिप्लिन कम हो गए हैं, वो अपने ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, वो ज़्यादा लाइफस्टाइल ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। ये रीजंस हो सकते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है और आज की जनरेशन इसके ऊपर बहुत वर्क भी करना पसंद करती है, अपने आप को फिजिकली फिट दिखाना, लीन दिखाना, गर्ल्स नाउडेज स्लिम दिखाना। लेकिन अक्सर हमने देखा है व्हेन द वेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग और उसके बाद जब वेट लॉस के ऊपर काम होना शुरू होता है तो अक्सर वो फेलियर ही निकल के आता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं निकल के आता। तो क्या रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे? फूड बड़ा रीज़न है या माइंडसेट ज़्यादा बड़ा रीज़न है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। जब तक मेरा मुझे चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करा लो, चाहे कितना भी वेट लॉस करा लो, चाहे मेरी डाइट बदल दो, चाहे मेरे कपड़े बदल दो, चाहे मेरा सब कुछ बदल दो, लाइफ स्टाइल, घर स्टैंडर्ड, सब कुछ बदल दो, अगर मेरा माइंडसेट नहीं क्लियर है तो कोई भी नहीं कर सकता, नो वन एवर, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। जब आप माइंडसेट को क्लियर करते हैं, मेरा माइंडसेट कि मुझे ये काम करना है, मेरे को अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, मुझे अपने ईटिंग पैटर्न को ठीक करना है, मुझे अपने ही ऊपर ही वर्क करना है। बस प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, फोकस ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर ही काम करना है और अपने लिए काम करना है। जब मैं ये ऐसा करता हूँ तब मेरे माइंड में क्रिएट होता है, तब मेरे सारे जो भी हमारे सेल हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, वो इस बात को लर्न करने लगते हैं कि अब मुझे चेंज होना है। क्योंकि जब यहाँ से चेंज होता है तो सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। तो जब आप खाना भी अगर आप कोई ऐसा खा रहे हैं ना, जब आपने माइंडसेट कर लिया कि मुझे जंक फूड से दूर रहना है, मुझे घर का ही खाना खाना है, बैलेंस ही खाना खाना है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, मुझे एक्टिव रहना है, क्योंकि एक्टिव रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ईटिंग हैबिट, आपका लाइफ स्टाइल, ये सारा मैटर करता है। और खाना आप घर का ही खाएं, बाहर भी खाना खा रहे हैं रोज़, अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो खाना घर का अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, नहीं खा पा रहा है, तो वो बाहर खाने में भी क्या खाए, है ना। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, बाहर अगर आप खा रहे हो तो वो चीज़ लो जैसे प्रोटीन रिच हो, है ना। तो उसमें हम क्या, पनीर टिक्का आप ले सकते हैं, आप है ना इडली सांभर ले सकते हो, डोसा सांभर ले सकते हैं, ये न्यूट्रिश हैं। तो वो चीज़ें लें। आज के बहुत सारे ऐप वगैरह ऐसे आ रहे हैं कि आपका पूरे दिन का मतलब मेन्यू तैयार कर देते हैं, पूरा प्रोटीन से भरा हुआ, पूरा इस तरह के। तो आप ऐसी लोकेशन, ऐसे ऐप या ऐसे रेस्टोरेंट को चूज करें जहाँ पे हेल्दी खाना हो। लेकिन मैम सराउंडिंग को कैसे बदलें? हमने यहाँ पे तो अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, बदलना स्टार्ट कर दिया, हमारे न्यूरॉन्स उनको उसी तरह से ट्रेन करने लग गए। लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं या फिर मोबाइल पे हम देखना शुरू करते हैं, आजकल चारों तरफ फूड ब्लॉगर्स चल रहे हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से मेंटेन करें या प्रोटीन रिच कहाँ से लेकर आएँ, ऑल राउंड देयर सो मेनी काइंड ऑफ फूड स्टॉल्स आर देयर, वहाँ पे मोमोज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उनको फिर कैसे करके न्यूट्रिशन रिच कर दें या प्रोटीन रिच कर दें? देखिए, वो यहाँ पे बदलते हैं, बाहर जाती कुछ और बदल जाता है, कुछ का कुछ होने लग जाता है, एंड द पीपल स्टार्ट ईटिंग। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ये इंडस्ट्री फल फूल रही है। तो हाउ वी शुड बी जस्ट मेकिंग अ काइंड ऑफ बैलेंस विद बोथ ऑफ द थिंग्स, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं सराउंडिंग के साथ, वो धीरे धीरे आपके ऊपर असर तो डालती हैं चीज़ें, है ना। दिन भर आजकल देखें फूड ब्लॉगर्स बड़े हिट चल रहे हैं, उन्हीं को हम देखते हैं तो आने लग जाता है माइंड में। तो ये सारी चीज़ें बड़े मुश्किल हो जाती हैं दोनों चीज़ों के साथ मैनेज करना। अब इसके ऊपर किस तरह से फिर वर्क किया जाए? देखिए, साइकोलॉजिकल
ये जो आप बात कर रहे हैं ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं। Definitely. क्योंकि साइकोलॉजिकली जो हम सोचते हैं, देखते हैं, अभी हमने देखे फूड में देखा, अभी हम देख रहे हैं हेल्दी ऑप्शन बहुत अच्छा आ रहा है, वाह वाह हम ऐसा करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मोमोज आ गया, पिज्जा आ गया, वाह वाह हमारा मन कर गया। हम बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े ऐड वो बनाते हैं इसी तरीके से कि आपका माइंड चेंज हो और आप ये चीज़ों की तरफ बढ़ जाए। वो बजट को इस तरह के बनाते हैं, एक के साथ एक ऑफर कर दिया, इसमें ये चीज़ दिखा दिया, ऐसा नहीं है। अरे भाई थोड़ा लॉजिक लगा, आप ह्यूमन बीइंग है, आपको भटकना नहीं चाहिए, आपको अपने एम पे ही डटे रहना चाहिए। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मैंने बाहर जाके मैंने खाना खाया या कुछ भी लिया तो मैं वो चूज करूंगा जो हेल्दी ऑप्शन हो। मुझे पिज्जा बर्गर की तरफ नहीं जाना। अगर पिज्जा बर्गर में अभी ये देखिए कि वो न्यूट्रिशन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऐसा नहीं कि आलू और ब्रेड लगा के दे दिया हो गया पिज्जा, नहीं। तो आजकल तो ऑल द फूड इज कि जहाँ पे सारा चीज डाल के फैला दिया वो हो गया सबसे बेस्ट फूड, ये चल रहे हैं ऑल अराउंड। हाँ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वो देखो, इसमें ऑलिव है, इसमें कैप्सिकम है कि नहीं, इसमें कैरेट है कि नहीं, इसमें कॉर्न है कि नहीं है, इसमें प्रॉपर पूरा क्या चीज मिल रहा है। अगर बाहर भी खा रहे हैं तो उसमें देखें कितना नेचुरल वो सारी चीजें नेचुरल है। और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है। बाहर जो है पाम ऑयल का यूज किया जाता है, हमेशा इस बात को याद रखें। तो कोई भी डीप फ्राई वाली चीजें तो कभी मत खाएं, क्योंकि वो जिस चीज बार बार आप रीहीट कर कर आपको देते हैं, आप बीमारी या कैंसर को अपने साथ लेकर आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बाहर ऐसी चीजें नहीं खाएं, बहुत ही सोच समझ के खाएं। जब मैं बाहर जाती हूँ तो भी मैं ये देखती हूँ कि क्या अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, कि कौन सा मैं ले सकती हूँ, वो ये है। अब जैसे लोग शेक लेते हैं तो मैं मिल्क शेक लेती हूँ, वो भी ड्राई फ्रूट्स वाली। तो बहुत सारी चीज, जैसे कर्ड है, आप कर्ड ले लो, लस्सी ले लो, नींबू की छाछ है, वो जैसे छाछ है वो ले लो, नींबू पानी है वो आप ले लीजिए। मिलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना होगा, साइकोलॉजिकल अपने आप को सेट करके रखो कि हमको बहकना नहीं है, बदलना नहीं है, स्टे स्ट्रॉन्ग, राइट, स्टे मोटिवेट। अच्छा, एक चीज़ और है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आज लोगों की लाइफ के ऊपर, है ना। स्पेशली वी जस्ट टॉक अबाउट यंगस्टर्स, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। और आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी रील्स आती हैं जहाँ पे बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं कि बस 10 दिन के लिए इसको ले लिया और आपका फैट इतना लॉस हो जाएगा और इतना ख़त्म हो जाएगा और 10 दिन के अंदर इतना वेट चला जाएगा। क्या सच्चाई है इस तरह के दावों की? क्या सच में ऐसा कुछ होता है आपके हिसाब से? देखिए, वो लोग पहले क्या होता है, वेट लॉस की जब इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ये देखते हैं कि आपको आपकी आदत क्या है, आप खाते क्या है, किस तरीके से खाते हैं और कितना खाते हैं, और आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है आपको पहले से, या आपका फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है मोटापा आपका, वो सब चीज़ चेक करते हैं। फिर देन वो उसके ऊपर काम करते हैं। वो धीरे धीरे आप पहले आपको एक ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं पहले को आपको शिफ्ट करेंगे। अभी आपको एक हफ्ता तो आपको सही रास्ते में लाने में ही समय निकलता है। फिर वो खाने को वो चीज़ें बैलेंस करके देते हैं कि आप इस चीज़ को ये ऐसे नहीं, इस तरीके से खाइए। खाना वही है लेकिन किस तरीके से बनाना है, क्योंकि मेथड भी मैटर करती है आपकी इंडियंस मेथड करते हैं आप ना क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला प्रोटीन रिच मुझे लेना है, लेस कार्ब लेना है, लेस फैट लेना है ना। उसमें भी आप कौन सा चीज़ें ले सकते हैं, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं देखती हूँ सप्लीमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड हो गए हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट के लिए आप इतना क्यों हो गए, जब कुछ आपको नेचुरल तरीके से मिल रहे हैं तो आप वो क्यों न लें। आयुर्वेदिक का हमने इतना अच्छा एंसेंटर हमारे जो हमें सिखाते आ रहे थे, आजकल वही पैटर्न वापस लौट के आ रहा है। जब आप किसी बहुत अच्छे किसी वेट लॉस के पास या किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं ना, वो आपको वो पुराने लॉजिक के साथ चलता मिलेगा। और जो फैट लॉस की आजकल इंडस्ट्री है कि एकदम से 2 दिन में कम कर दिया, वो आपका रिबाउंड और वापस ही आ जाएगा, आपका वेट गेन वापस ही आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपने, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। वो क्रैश डाइट जो होती है वो आपको क्रैश डाइट नहीं लेना, आपको बैलेंस डाइट लेना है, जैसे फ्रेंडली डाइट लेना है जो आप आराम से और आपकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही स्टैंडर्ड वाली है, उसी तरह का आपका खान पान है,
तब तो आपके हिसाब से ही मुझे देना है। अगर आप लोअर क्लास के तो लोअर क्लास के हिसाब से मैं आपकी थाली तैयार करके दूंगी। अगर मैं आपके स्टैंडर्ड की थाली लोअर क्लास को दे दूं या उस लोअर को आपको दे दूं तो ये ना उसके लिए सूटेबल है ना आपके लिए सूटेबल है, तो ये दोनों तरीके से गलत हो जाएगा। और वेट लॉस में क्या होता है कि एकदम से बहुत जल्दी कम कर देंगे, वो इतनी जल्दी वापस आ जाता है। जितना हम स्लो धीरे धीरे प्रोग्रेस के साथ चलते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है और इम्पैक्टफुल रहता है। इसलिए कभी कोशिश नहीं करें कि मुझे आज ही जल्दी वेट कम करना है या 2 दिन एक्सरसाइज की या 2 दिन डाइट करी तो मेरा कम हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है, आपका फैट लॉस कैसा है, कि आपका फैट लॉस मतलब आपका फैट कैसा डिपॉजिट है आपकी बॉडी में, है ना। तो ये हमको फैट मास किस तरह का है, हमारे एब्डोमिनल फैट है हमारा, या बॉडी फैट है हमारा, विसरल फैट है हमारा, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमको किस तरह से वर्क करना है, कि हमें ऑल ओवर की बॉडी के ऊपर ही वर्क करना है या इसका पेट पर जमा है, केवल फैट के सिर्फ हमें बेली फैट के ऊपर ही वर्क करना है या लीन बॉडी के ऊपर वर्क करना है। कंफ्यूज हो गया क्योंकि इतने सारे फैट के आपने नाम बता दिए, वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि ऐसे ऐसे फैट भी होते हैं। हमें तो बस ये दिखाई पड़ता है मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। सो द फैट यू वर टॉकिंग अबाउट कि किस किस तरह से, तो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर किस तरह का फैट है? देखिए ये डिपेंड करता है कि एक तो होता है ईटिंग से आता है, एक होता है फैमिली हिस्ट्री से आता है, एक होता है कि आपकी बॉडी में फैट किस फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे हमने कुछ भी खाया नहीं तो मेरा एब्डोमिनल फैट हो गया, विसरल फैट हो गया, या बॉडी फैट कंपोजिशन कितना है ये हो गया। इसके लिए बहुत सारी मशीन आती है, BMI मशीन, BMR मशीन वगैरह आती है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। दूसरा इसमें ये देखेंगे आप कि कहीं फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कि आपके पूर्वज भी मोटे रहे होंगे, फिर आपके बच्चे भी मोटे रहे होंगे, फिर वो भी हटे होंगे। तो ऐसे में कोशिश जबरदस्ती नहीं करें, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस लेकर आए उनके लाइफ स्टाइल में, तब आप जाके। और इम्पोर्टेंट होता है इसको कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल। अगर मुझे पता है कि मुझे शुगर है, मेरे पेरेंट को शुगर रह चुका है और मुझे भी चांसेस है, मुझे है नहीं लेकिन मुझे चांसेस है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को रह चुका है शुगर, तो मैं उस अपने खाने में रोज डेली कंट्रोल करूँगा उस डाइट को, उस शुगर को या उस फैट को, तभी ये चीज़ें ना मेरी नॉर्मल रहेंगी। अगर मैंने जरा सा भी थोड़ी सी लापरवाही कर ली, क्योंकि एक तो मेरा पहले से हिस्ट्री है, और अगर जरा सा कर दिया और वही चीजें मुझे मिल जाएंगी, फिर वो आप हटाने से भी ना हटा पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करके रखें, इस चीज़ की माइंड सेट करके रखें कि मेरी इस तरह की हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे इस चीज़ों को अवॉर रहना है, क्रिएट रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फूड लेवल को पढ़ो, उसके अंदर कौन सा फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है कि सैचुरेटेड फैट है कि ट्रांस फैट है। हम आजकल की जनरेशन जो फैट ले रही है वो ले रही है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मतलब जो चिप्स वगैरह है, जो आपके कोला से, चिप्स से, जो फ्राइड फूड से, जो तल के भुन के जो आ रहे हैं, वो वाले होते हैं ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो बटर हो गया, आपका घी इस तरह का हो गया, वो हो गया। अनसैचुरेटेड जैसे तेल वगैरह हो गया, सरसों का तेल हो गया, वो सब जो आपके रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रहता है, वो हो गया। तो ये चीज़ें हमने को डिफाइन कर देते हैं। इसमें भी हम अब ये देखना चाहिए कि हमारा जो फैट है कौन सा है, किस तरह के फैट वगैरह ले रहे हैं। जैसे विटामिन ए, जैसे आपका है ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया, है ना, तो ये के हो गया, तो ये हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जब हम इनको सारी चीज़ें ले रहे हैं तो हम सोच समझ के लें, क्योंकि डेली आवश्यकता होती है, उसको हमको रोज रेगुलर अपना लेना है, तो कुछ और उतना ही लेना है जितनी आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे वो किसी चीज़ में स्टोर हो जाएगा, फिर वो अपना यूज करता रहता बॉडी। अगर ज़्यादा होता है तो वो बॉडी बाहर निकाल देता है। ऐसे विटामिन सी रोज डेली हमको लेना होता है। भला आप एक नींबू को रोज डेली सेवन करें अपने खाने में, विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। चाहे एक गुआवा लें, एक नींबू ग्रीन टी में, या
जैसे भी सब्जी में जिस फॉर्म में भी आप लेना चाहें आप इसको ज़रूर लें, आपने ज़रूर लिया, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कि आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको कैंसर से प्रिवेंट करता है, बाहर के बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको डिसाइड करनी होती है। आजकल फास्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, स्पेशली द पीपल हु आर सेइंग सो कॉल्ड दे आर द वेट लॉस एक्सपर्ट। डेली आई जस्ट गो फाइंडिंग कि कुछ अलग अलग तरह की फास्टिंग टेक्निक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग नाम भी उनके दे रखे हैं। आई रियली डू नॉट नो, डिफरेंट से नेम्स होते हैं। कोई 10 घंटे की फास्टिंग के ऊपर बात कर रहा है, कोई 36 घंटे की फास्टिंग के ऊपर बात कर रहा है, एंड टॉकिंग अबाउट कि आप किस तरह से अपने आप को अपना वेट लॉस कर सकते हैं या मेंटेन रख सकते हैं। सो आर दीज फास्टिंग टेक्निक्स वर्केबल, वर्क करती हैं या है क्या? अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें तो। देखिए, यस इट इज़ अ वर्केबल, ये काम करता है। अगर ये 1 हफ्ते का है तो ठीक है। जैसे जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है तब हम ऐसा फास्टिंग करते हैं, या हम डिटॉक्स वाटर लेते हैं, या डिटॉक्स अपने बॉडी को ही क्लीनिंग करते हैं। जब से केरला में आप जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक ऐसी वगैरह होती हैं जो आपको डिटॉक्स आपकी बॉडी को करेंगी, जिसमें आपको आपके शरीर को एकदम पूरा डिटॉक्स किया जाता है, जिसमें आपको पहले दिन आपको बिल्कुल पानी के साथ रहना है पूरे दिन इस तरह से, दूसरे दिन आपको जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के साथ रहना है, दूसरे तीसरे दिन इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई किया जाता है। लेकिन जब हम फास्टिंग बोल लेंगे, आए दिन हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये किस पर्सन के ऊपर का वर्क करता है ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे नॉर्मल पर्सन है तो ठीक है, या फैटी लिवर है तो ठीक है, हम उसके ऊपर कर रहे हैं, या उसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो ठीक है। जब पेशेंट को थायराइड है या कोई क्लिनिकल कोई प्रॉब्लम है या शुगर है, वो फास्टिंग नहीं रह सकता। अगर शुगर वालों को आपने कहा कि फास्टिंग को उसका शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, वो गिर जाएगा। थायराइड का इशू है या कोई क्लिनिकल का प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना चाहिए। और वो भी कर भी रहे हो या जान भी रहे हो तो ये बात ध्यान रखें, वो किसी एक्सपर्ट से पूछ के करे, किसी डॉक्टर की सलाह लेके करे तब करे, अदरवाइज नहीं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन डायबिटीज़ है, अगर वो भी मैं करवा चौथ का व्रत रख रही है या कुछ वो कर रही है, तो भी डॉक्टर ये कहते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते पीते रहें, तब आप थोड़ा बहुत कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। उनको लिए नहीं होता। ये वर्केबल है ओनली जो आपके फैटी लिवर है, जिनको गट इशू वगैरह है, या जिसको पूरा बॉडी इस तरह का है कि उसको हमको डिटॉक्सिफाई करना पड़ रहा है, तब ये वर्क करता है। और ये हर किसी के लिए नहीं है, ये कुछ पर्सन के लिए है जिनको ज़रूरत है और जिनको बॉडी क्लीन करनी है, सिर्फ उन्हीं के लिए। So for a normal kind of person जो कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फैटी लिवर है, मान लो एक पर्सन, तो किस तरह की फास्टिंग बेटर रहेगी उनके लिए? जैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं हूँ, जैसे मैं मोटी होती जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा, या मुझे लग रहा है कि मेरे को अपना मेरी वाइब्रेशन सीखनी है, मेरा ऑरा क्लीन नहीं है, या मुझे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो डिटॉक्स वाटर कई तरह के बनकर आते हैं, आप वो ले सकते हो, स्मूदी वगैरह वो आप ले सकते हो वाटर के साथ, या आपका स्किन का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डिटॉक्सिफाई करते हो। ये है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्किन में आजकल बहुत सारी टेक्निक वगैरह आ गई है, गट के लिए आ गई है, कि जब आपका पेट साफ नहीं है तो स्किन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो पेट को साफ करने के लिए डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, स्किन को क्लीन करने के लिए आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है इसको। तो जैसे आपने मीठा छोड़ना पड़ेगा आपको, और आपको बहुत चाय वगैरह छोड़नी पड़ेंगे, कैफीन है, ये सब आपको छोड़नी पड़ेंगे। बहुत सारे जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जो आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर ले रहे हैं, वो बहुत सारी तमाम चीज़ें जो आपको छोड़नी पड़ती हैं उनको। और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट डाइट वगैरह है, इम्यूनिटी डाइट है, और आपको पूरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी कि पूरा जड़ से ख़त्म करना, जैसे नीम है या हर्बल चीज़ें आपको ऐसी लेनी पड़ती हैं। नेचुरल के साथ आपको रहना पड़ता है, पूरा खिचड़ी दलिया है, हल्का हल्का खाना खाना होता है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनका हमको उपयोग करते हैं, तब जाके ये काम करता है, जिसके लिए आपको 1 हफ्ते से 15 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगते।
रखते हैं। आपको अपने जैसे हमको अपने मोबाइल चार्ज करना होता है ना, इसी तरह से हमें अपनी बॉडी को भी चार्ज करना होता है, उसको भी क्लीन करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। और फास्टिंग हमको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन के लिए इस तरह का रखना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी को भी आवश्यकता होती है रेस्ट करने की, आपका गट सिस्टम को भी आवश्यकता होती है रेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप खाते जा रहे ओवरलोड कर रहे हैं और उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गट फंक्शन ख़राब हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, या बहुत सारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे में आप कोशिश करें कि आपका बॉडी काम रहे, ऑरा क्लीन रहे, डिटॉक्सिफाई रहे, सारे फंक्शन जितने भी आपके बॉडी फंक्शन हैं, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, ये सारे जितने भी आपके फंक्शन है बॉडी में, वो प्रॉपर वर्क कर सकें। तो ये बहुत सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। रिजेनरेट होना, फिर से अपना आपको क्लीन करना, फिर से अपना काम करना, ये सब चीज़ सेम है। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक चीज़ होती है, वैसे आपको बॉडी का होता है। ये डिटॉक्सिफाई करने के लिए इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर, तो क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए? कितने टाइम के अंदर, 3 महीने, 6 महीने के अंदर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का प्रोसेस करना चाहिए? एक सप्ताह वो काफ़ी, मतलब जो सही महीने में 1 हफ्ता काफ़ी रहता है आपको उसके करने के लिए। उसके बाद ये आप अपना 1 वीक के लिए मैंने इसको किया प्रोसेस को, डिटॉक्सिफाई हुआ मेरी बॉडी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर मुझे करना है तो कितने गैप के बाद मुझे कर लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना ले रहे हैं। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं इस तरह से तो ठीक है, लेकिन जब आप ओवरलोड कर रहे हैं, जैसे आप दिवाली आ गई, बहुत सारी मिठाई खा ली हमने, या बहुत सारे जंक फूड खा लिए, तब हमको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होती है। सितंबर से लेके जनवरी तक तो फिर रुका ही नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। अब जैसे सर्दियों में हम फ्राई फूड वगैरह बहुत जाते हैं, सर्दी लगती है या लगता है गरम गरम खाएं या प्रोसेस फूड खाएं, ये सब चीज़ है। जबकि सही समय वेट लॉस का ना सर्दी होती है। इस सर्दियों में तो बढ़ता है, हम सभी लोगों को ज़्यादातर देखा गया है। तो यही इसी समय पे हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, यही हमको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि यही एक समय है जिसमें हम अपने बॉडी को बर्न आउट करें, जितनी कैलोरी वगैरह सबसे ज़्यादा करें। और हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि सारा ही फ्राई फूड, जंक फूड, जितना भी है सब उस टाइम ही लेते हैं अपने, क्योंकि बॉडी को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो हाउ वुड यू अवॉइड गाजर का हलवा ऐसे टाइम में? उसको कैसे अवॉइड करें? गाजर का हलवा कभी नुकसान नहीं करता। उसको गाजर का हलवा को आप तरीके से बनाए, इसको इसमें बीट रूट है, गाजर है, इस तरीके से बना है, आप इसको बहुत फ़ायदा करेगा। आप इसका जूस, बीट रूट जैसे ABC जूस बना के आप ले सकते हैं, जैसे एप्पल है, बीट रूट है और कैरेट है, इस तरह का जूस वगैरह आप देखो, आपके आइज के लिए, स्किन के लिए और आपके लिए हेयर के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है ये। और इसकी जूस वगैरह बनाए, जो इसका एक्सट्रैक्ट निकल गया है वो सब आप लेकर आप इसका हलवा बना। आप एक हार्ट फेलियर काउंसलर भी हैं, सो व्हाट इज दिस टर्म एग्जैक्टली? आई वुड लव टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर हार्ट फेलियर काउंसलर। देखिए, हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जब आपका हार्ट जो फंक्शनिंग जिस तरह से काम करता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो ब्लड को कुछ नहीं कर पा रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे, आपके बॉडी को जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर पा रहे, आपका बॉडी में जितना फ्लो ब्लड का होना चाहिए वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, ब्लड प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, तब आप हार्ट फेलियर है। जब आप जैसे आप सो रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है लेटने में, आपके पैरों टखनों में सूजन वगैरह है, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको काम करने में आपको दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, आपका 1 से 2 किलो वजन अगर आपका बढ़ रहा है तो आप एक हार्ट फेलियर पेशेंट है। तो ऐसे में जो हार्ट फेलियर पेशेंट होते हैं उनको आवश्यकता होती है कि वो एक प्रॉपर कितनी मात्रा में पानी लेना है, कितना नमक लेना है, कैसी डाइट लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है, कितनी नींद लेनी है बहुत ज़रूरी है। उनके लिए नींद का, डाइट का, सोने का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ नींद जितनी अच्छी होगी उनको रेस्ट मिलेगा, रेस्ट बहुत करने की ज़रूरत होती है उन ऐसे पेशेंट को। और उनका खाना पाना जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी 1 से 1.5 लीटर तक पानी लें उनको। जो आपका नमक है
वो आपका 1/3 होना चाहिए पिंच पर डाल सकते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा 2 ग्राम से कम नमक होना चाहिए, इस तरह का आप ले सकते हैं। और साथ में जो हार्ट फेलियर पेशेंट है वो हमेशा अपने आप को चेक करते रहे कि मेरा EF कितना है। जो आपका EF जितने मतलब ये तय करता है कि आपके हार्ट की कितने परसेंटेज पर है, 40% पर है। EF में भी 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे कितना EF है। जैसे मान लो मेरा 10 से 40% है तो ये EF हमारा हो गया, रिड्यूस EF हो गया, ये है। तो कैटेगरी वाइज हम लोग बांट लेते हैं। अगर किसी का EF 50% से ऊपर है तो वो ठीक है, अगर किसी का 50 से अब नीचे है, बिलो है, तो वो हार्ट फेलियर है। और वो इसकी स्थिति में नहीं है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को ऊपर फोकस करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। क्या आउटकम्स नॉर्मली फिर इस तरह की चीज़ों में देखने को मिलते हैं जो आजकल हमने देखा है, हार्ट अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम जो इसी की वजह से निकल कर आती हैं? देखिए ये सारे कोरिलेट होती हैं, जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है कि एक तो हम ट्रांस फैट बहुत खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारा बड़ा होता है, हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, स्मोकिंग वगैरह हम भी करते हैं, हमारा नमक बहुत इस तरह का होता है ना। और आपका एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन वगैरह कितना है, ये सब है। आपका जो फूड वगैरह कहाँ से आ रहा है, कितना है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक हम ज़्यादा ले रहे हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसी दवा हम ले लेते हैं अपने बिना पूछे जिसका साइड इफेक्ट हमको मिल जाता है। इस से कुछ जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है आपकी। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं सारे कोरिलेटेड हैं। जितने जैसे डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गई, किडनी की कोई प्रॉब्लम या पहले से किडनी फेलियर है, तब ये सारी समस्या देखने को मिलती हैं। ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता सडन, हमारी बॉडी में कभी भी कुछ भी अचानक कुछ नहीं होता। पहले बॉडी साइन देती है, आपको बार बार अलार्म करती है, आपको बार बार सिग्नल देती है कि दैट इट इज हैपनिंग विद यू। अब जस्ट अपने आप को अवॉइड करिए, अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी हैबिट को, अपने खाने को, अपने ईटिंग पैटर्न को, अपनी लाइफ स्टाइल को सब कुछ चेंज कीजिए, तभी आप ठीक होंगे। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप है ना इस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो हाउ अ नॉर्मल पर्सन शुड गो फॉर जजिंग आउट दीज साइंस? उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए एक हेल्दी पर्सन की पहचान क्या होती है। हेल्दी पर्सन की पहचान है इसके बाल कैसे हैं, इसकी स्किन कैसी है, इसकी आई कैसी है, इसके नेल्स कैसे हैं, इसकी स्किन किस तरह का है, वॉकिंग कैसा है उसका, और ईटिंग पैटर्न कैसा है, जैसे खाते हैं वैसा मन, इसका मन कैसा है, साइकोलॉजिकल वो कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर एक साथ मिलती है। जैसे मेरी स्किन ग्लो कर रही है बिना मेकअप के, तो इट नेचुरल, मेरा खाना पीना अच्छा है ना। और अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ है तो फिर क्या करें उनका? नहीं तो ये देखिए, जब आपकी बॉडी में ये अच्छी किसी चीज़ का कमी ना हो, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, इस वजह से इसमें देखिए, इसमें एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मैंने देखा है कि बहुत अच्छा खाना खाते हैं फिर भी डेफिशिएंसी होती है। इसका रीज़न ये है कि अब जो खाना मिल रहा है ना वो पहले जैसा नहीं मिल रहा है। एंटीबायोटिक आपको गाय भैंसों को दी जा रही हैं, और आपके जो फार्मर हैं वो इतनी सारी दवाएं डाल छिड़कते हैं खाने इसमें फसल को बचाने के लिए कि आपका जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा वहीं के वहीं आधा हो जाता है। कुछ प्रोसेस होने में ही सारा चला जाता है। तो ये चीज़ें नहीं, आपको आज के समय में नेचुरल कुछ भी 100% नहीं मिलेगा, वो आपको 50% भी मिलेगा। नेचुरल या तो आपके खुद ही फार्मर है या आपके फार्मर से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तब आप इसको पा सकते हैं। लेकिन ये बॉम्बे जो बात हम आगरा की कर रहे हैं, हम आगरा में अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, लेकिन जब मैं बॉम्बे में बात करूं तो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ही अलग कंडीशन है। जब हम फॉरेन में बात करते हैं बहुत कंडीशन अलग है, वहाँ सब कुछ पैकेजिंग होकर आता है, फिर प्रोसेस होकर आता है, उसमें सब चेंज हो जाता है, क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, प्रोटीन का भी चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को ये मत मानिए कि हमको आज सब कुछ 100% वैसा ही मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो
इस वजह से अब जो पर्सन है वो सब कुछ नहीं पा सकता, लेकिन जो एक नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक एजुकेशन पर्सन है, उसको पता है कि सोर्स कहाँ से मुझे मिलेगी, नेचुरल इंग्रेडिएंट, नेचुरल चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी, वो लोकल लोगों के पास जाके लोकल पीपल के लोकल फार्मर से ही लेगा। वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा जो आपको प्रोसेस होके या पैकेजिंग होकर आता, वो चीज़ अफोर्ड नहीं करेगा। Right. Yes. So what I should be thinking, like for last 2 years, I'm losing my hair a lot. 2 साल से मैंने बहुत सारे अपने बाल खो दिए हैं, तो आई शुड बी कंसिडरिंग कि मुझे भी वो हार्ट फेलियर वाली सिचुएशन में जा रहा हूँ, क्योंकि स्किन और हेयर की बात यहाँ पे हो रही नहीं, जब आपका जैसे हो रहा है तो ये डेफिशिएंसी किस वजह से भी हो सकती है। जैसे आपको कहीं थायराइड का सिम्टम्स तो नहीं है, थायराइड में भी हेयर लॉस होता है, या आप स्ट्रेस लेवल या कॉर्टिसोल हार्मोन्स आपका ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। एक कारण कभी नहीं होता, मैं आपको पहले बता रही हूँ, एक कारण कुछ भी कभी नहीं होता कोई भी चीज़ के लिए। सिम्टम्स हर बीमारी के हो सकता है, जो मेरे 10 सिम्टम्स हैं वो हर बीमारी के लिए सेम हो सकते हैं। तो ये चीज़ समझना होता है कि ये किस वजह से हो सकता है, कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो, या थायराइड की वजह से हो रहा हो, या आपके बॉडी में जिंक की कमी हो गई हो, बायोटिन की कमी हो गई हो, इस वजह से ऐसा हो, किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो, ये सारे रीजन हो, या ये जेनेटिक हो, कुछ भी हो सकता है। जेनेटिक तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है हमारी फैमिली में। एक टर्म अभी आपने इस्तेमाल किया था व्हेन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट फूड आउटसाइड, और आजकल लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और ये मार्केट भी बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। और व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो आज के टाइम में फूड स्टॉल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बिजनेस बोले जा रहे हैं। पीपल आर गोइंग इवन ऑन द सोशल मीडिया, बहुत अच्छा एक निश माना जाता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो आपने बोली, दैट आई ऑल्सो अग्री, कि पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। सही बात है। और एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आजकल ये हार्ट अटैक का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत। तो क्या इनके आपस में कुछ कनेक्टिविटी है? देखिए, जब हम फूड प्रोसेसिंग में जब बात करते हैं तो कभी भी ये एक मार्केटिंग है सर। कभी भी जो स्टॉल वाला या पैकेजिंग वाला या फूड प्रोसेसिंग वाला वो कभी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ छोड़े। अगर वो सब ये छोड़ देंगे तो ये सारा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर चाहेगा बीमार पेशेंट रहे, समझ रहे हो। फूड स्टॉक में ये चाहेगा कि हर चीज़ की लैक ऑफ कमी रहे, जिससे लोग मेरे पास आए। जब कोई चीज़ कमी करके या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके ही आप उसको बेनिफिट करते हैं। मैं प्रोटीन के पहले तो उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी करूँगा, उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है। तो कभी भी कोई भी पुलिस वाला चाहेगा कि चोरी होती रहे, कि मेरा काम चलता रहे। तो ऐसा ये चीज़ सिस्टम बना हुआ है, इसी वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर सब कुछ अच्छा हो जाए तो लोग मतलब बुरे अच्छे में समझेंगे कैसे फर्क को। तो ये चीज़ है, तो ये थोड़ा सा समझने वाले के लिए और बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो समझते हैं वो कभी इन चीज़ में फंसते नहीं हैं। उनको पता है कि जैसे बहुत लोग होते हैं सप्लीमेंट लेते हैं, यार मेरा तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, सप्लीमेंट ले लिया, ये खा वो खा, ये कर वो कर, फिर भी ऐसा ही है। और जो समझदार, जो मैच्योर पर्सन है, जो एजुकेशन पर्सन है, उसको पता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे खाने से ही सब मिल जाएगा, मैं खाने से ही सब कुछ लूँगा। तो वो चीज़ वहीं से लेगा जहाँ से नेचुरल मिलता है, वो इधर उधर नहीं भटकेगा। तो ये चीज़ है। तो माय क्वेश्चन वाज दैट, लाइक कि ये आजकल जो हार्ट अटैक का रेट बढ़ता जा रहा है, इवन बहुत छोटी कम उम्र के लोगों में ये देखने को मिलता है, हमारे डाइट के साथ इसका कितना कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है सर, क्योंकि जो आजकल के बच्चे वगैरह है ना, फूड लेवल को नहीं देखते हैं कि फूड लेवल कैसा है, इसमें क्या मिल रहा है, कौन सा फैट मिल रहा है, वो कभी इस चीज़ को नहीं देखते। उनको बस ये टेस्ट से मतलब है, टेस्ट कहाँ से आ रहा है। अब मेयोनीज वगैरह डाल के या जो चिड़ाल चीज़ वगैरह डाल करके आजकल जो एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से करा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आदमी को आपको फर्स्ट साइट में ही इतना अट्रैक्ट करता है कि वो मैकडी में जाएगा, डोमिनोज में जाएगा, इन सब में वो सब चीज़ें खा रहा है। वो जो जंक फूड ले रहा है, प्रोसेस फूड ले रहा है, ये जानते हुए भी नुकसान है, लेकिन बिकॉज ऑफ टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट ना यहाँ बैठ गया, साइकोलॉजिकल यहाँ बैठ गया, एक तो देख भी रहे फिर टेस्ट वाइज में भी वो बैठ गया, तो वो चीज़ें नहीं छोड़ पा रहा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। मेयोनीज में कितना पाम ऑयल और कितना
इतनी Completely चीजें palm मिली oil। होती है ना। आप देखेंगे, आप ऑयल है डाल के खा रहे हैं, इतना इसमें इस तरह से बनता है, इसको प्रोसेस होकर आता है ये सब चीज़ें। ट्रांस फैट हम कितने खा रहे हैं, चिप्स वगैरह हम जो कितने सारे चिप्स वगैरह खा रहे हैं, है ना, उसमें ट्रांस फैट आता है। तो ये सारे जितने भी हमारे हार्ट के रिस्क वगैरह हैं, जो ट्रांस फैट होकर आता है, जो सैचुरेटेड फैट वगैरह आप ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, ऐसे पेशेंट ही टारगेट होते हैं। वो वही पेशेंट होते हैं जो अपने खाने को लेकर कभी अवेयरनेस होते हैं। बस उनको ये लगता है मुझे क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, अब जो दिख जाता है वही खा लेते हैं। जो आता है सामने ये भी नहीं सोचते कि इससे मुझे क्या मिलेगा, कहीं मेरा हार्ट बीमार तो नहीं हो जाएगा, मेरा लंग बीमार तो नहीं हो जाएगा या कुछ नहीं। क्योंकि बस वो क्या है, साइकोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट इन सब चीज़ों को देख के इम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं और वो कर ले। और ये यंगर एज में ज़्यादा हो रहा है। और जो चीज़ और सब चीज़ में रोल ये रहता है कि पेरेंट को एक हैबिट डालें, खुद पेरेंट्स ऐसा ना करें ताकि वो बच्चे नहीं करें। जैसे हम अगर बच्चे के सामने अच्छा खाना खा रहे हैं या अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, वही बच्चा नोटिस करता है, वही सब करता है, ये सारी चीज़ है। तो जब आप अच्छा ईटिंग पैटर्न करते हो ना, तो बच्चे भी अपने आप ही ईटिंग अच्छा पैटर्न करते हैं। कुछ आदतें घर से भी डालनी होती हैं, कुछ चीज़ें खुद से भी करनी होती है। आजकल देख रहे हैं स्कूलों में भी बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हो रहे हैं। हेल्दी प्लेट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि प्लेट किस तरह रेनबो डाइट होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, कितने कंपटीशन ये सब कराए जाते हैं। हर जगह अवेयरनेस क्रिएट कराई जाती है, इसी वजह से कराई जाती है ताकि आप इधर उधर ना भटके, आप अवेयर रहें। और ये बहुत ही हमारे भारत में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत बड़ी शर्म की बात है ये कि अब ये यंगर एज का ऐसा हो रहा है, तो बूढ़े लोगों से क्या कहें हम लोग। तो खाना भाई हम सोच समझ के खाना चाहिए जो भी है। अगर मैं अपनी ऑडियंस से सीधे एक बात करूं यहाँ पे और उनको बताना चाहूँ कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना ही पड़ेगा, आप उनको नहीं कंसिडर कर सकते हैं अपनी डाइट में। ये खतरनाक चीज़ें और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जो आज बहुत सारी डिजीज़ या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स या ये फूड या ये सारी चीज़ें उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आप बताना चाहेंगे कि इनसे तो बिल्कुल आपको दूर ही रहना है? देखिए, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये चीज़ इसमें मिली होती है, ये चीज़ ऐसे बनती होती है, जो कि एक्चुअली ऐसी नहीं बनती है। फूड सोच के आप कभी देखेंगे पीछे कुछ फूड लेबल वगैरह कभी पढ़ के देखिए, उसके अंदर इसमें कितने हार्मफुल चीज़ें पड़ी होती हैं, कितना कुछ मात्राओं में लेड मिला होता है। कुछ चीज़ें हमको चमकीली दिखाने के लिए, कुछ एडवर्टाइजमेंट जैसी सब्जियों में भी स्प्रे किया जाता है कुछ चमका के दिखाने के लिए से। तो हमेशा हम लोग कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर से वॉश करके रखिए, या इसको लोकल लोगों से ही जाके लीजिए। ये सब चीज़ें इसलिए अवेयरनेस है। इसमें फूड ब्लॉगर का बहुत बड़ा अपना बहुत रोल है, जो आजकल इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि असली चीज़ कौन सी है, नकली चीज़। आप ये चीज़ को पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप ना सही चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें कि वो चीज़ कहाँ से आपको मिल रही है, कहाँ से आ रही है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या फूड लेवल है इसका, किस तरह से बनाई गई है, ये जानने के बहुत ज़रूरी है। और सही लोगों पर पास जाए, सही लोगों से जानकारी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और आपकी दादी नानी मम्मी जो आपको सिखाती है वो राइट करेक्शन है, वो ये राइट इंफॉर्मेशन है, ना कि जो आजकल फैल रहा है वो नहीं करें, है ना। क्योंकि इतने मिथ के पीछे नहीं जाए, क्योंकि देखिए हमारे आज जो मैं कह के जा रही हूँ वो मेरी आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे ये सब जानेंगे। मेरे बाद जो मेरे जो जूनियर होंगे या मेरे सीनियर होंगे, मेरे सीनियर के बाद मैं कर रही हूँ, मेरे बाद मेरे जूनियर करेंगे, मैं इंफॉर्मेशन देकर जाऊँगी। लेकिन इस चीज़ को, यही हमारा कल्चर होता है, यही ट्रेडिशनल होता है जो हम है ना करके जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक छोड़ के जाते हैं। तो यही चीज़ है कि आप है ना बहुत जानकार रहें, सतर्क रहें, फूड अवेयर रहें। इसलिए फूड सेफ्टी इतना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मिथ वगैरह जाने कि क्या है या नहीं, इतने मिथ की तरफ नहीं भागे, बल्कि अपने दादी नानी से पूछें कि हमको ये कहाँ से मिलता है। आपको बेटर नॉलेज, बेटर एजुकेशन जो आपके दे सकते हैं, आपके परिवार से ही मिलेगा, आपके स्कूल से मिलेगा, आपके एनवायरनमेंट से मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। ये है। और अगर आपको दूर रहना है तो सोशल मीडिया से बहुत सारी फेक न्यूज़ भी मिलती है और अच्छी न्यूज़ भी मिलती है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है।
Right. If we just go for talking in the order to have a complete diet for the working professional, especially इतना ज़्यादा लोड हो गया है उनके ऊपर, वो सुबह से निकलते हैं रात तक दे आर इन द वर्किंग, तो प्रॉपर फूडिंग तो हो ही नहीं पाती है, भाई कहीं से भी कुछ खा लिया। तो कुछ ऐसे आप हमें बता सकते हैं जिससे एटलीस्ट कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो और नॉर्मली उनका एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती फूडिंग के लिए, तो कैसे करके वो उनको मैनेज कर सकते हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के ज़रिए वो अपनी डाइट को प्रॉपर मैनेज कर सकें। सो कैन यू गेट अस सम ऑफ द आइडिया? इसके लिए आप ऐसे रिकॉर्ड अपना कर सकते हैं, फूड रिकॉर्ड डायरी बनाएं, जो बहुत ज़रूरी है। एक डायरी बनाए या एक बोर्ड लगाए अपने घर पे या अपने कहीं भी, तो वहाँ पर ये अपना मेन्यू डिसाइड करें, पहले प्री डिसाइड करें, मतलब एक दिन पहले डिसाइड करें कि मुझे आज क्या खाना है, किस तरह से खाना है, पूरे डे में कितना मैं कब कब बीजूँ। पहले अपना मीटिंग का टाइम वगैरह देख लें, उससे हमको मालूम है अपने सुबह से निकल रहा हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रोफेशनल में कोई भी हो, A to Z, तो वो पहले अपनी फूड रिकॉर्ड तैयार करें, फूड डायरी बनाए कि हमको ये चीज़ें इस समय मैं फ्री हूँ तो इस समय में मैं क्या खा सकता हूँ। मेरा पहला प्रायोरिटी यही है कि चाहे आप अगर एक दिन में पूरे दिन में ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो आपकी हैबिट बन गई है बार बार हर 2 घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद, तो ये बहुत बुरी हैबिट है आपकी। इससे बुरी कोई हैबिट नहीं। इससे अच्छा है कि आप ग्रीन टी ले लें, लेमन टी ले लें, आप एटलीस्ट आप एंटीऑक्सीडेंट तो लेंगे आप उससे, तो वो चीज़ करें, वेरिएशन लेकर आए अपनी डाइट में, चेंजेस लेकर आए, अपने फूड रिकॉर्ड को बना के रखें, डायरी तैयार करके रखें या एक बोर्ड बना के रखें जिसमें आप ऐसे मेन्यू बनाएं कि मुझे ये चीज़ें, अगर आप बना नहीं सकते तो कुछ ऐसा करके रखें। आजकल ऐसी भी बनती हैं, खाना को कैसा आता है कि आप रेडी टू सर्व, फटाफट सर्व हो जाता है। ऐसी चीज़ें आप खुद भी घर पे बना सकते हैं या बनवा सकते हैं कि वो चीज़ें आपकी जाके बन जाएं। जैसे कुछ दालों के पाउडर को पीस के आप इस तरह से छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालकर को आप पाउडर रखते फॉर्म में, आप इसको ऑफिस में या सूप वगैरह आप ले सकते हो। इस तरीके से आपने देखा होगा रेडी टू सर्व वाले फूड्स वगैरह आते हैं जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, आपके घर से भी बनते हैं। सत्तू है, सत्तू का ड्रिंक, हम सत्तू का पाउडर अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। मखाना है, ये आप रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट, डेट के लड्डू है, वो आप रख सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी तमाम चीज़ें जो आप अपने, जैसे मूंग की दाल है, इसकी आप नमकीन के फॉर्म में या दाल के फॉर्म में ला सकते हैं। आप ऐसे बेसन की चीज़ें, की बनी हुई चीज़ें हैं, वो सब आप बना के रखें, उनको खाएं, इससे प्रोटीन भी मिलेगा और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जाएंगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकते हैं, अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। इसकी ये ज़रूरत नहीं है कि पूरा जाए, हर रोज़ एक दिन में छोटी इस तरह के अपने बैग में रखिए और अपने टाइम टू टाइम लेते रहिए। ये जैसे नींबू पानी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो रोज़ डेली लें। ये सर्दियों में भी? हाँ, ऑफिस नहीं, सर्दियों में आप ऐसे नहीं ले सकते, ग्रीन टी में के फॉर्म में तो ले सकते हो ना, आप उसको डाल के लीजिए, गर्म करके लीजिए। सूप वगैरह वो आप डेली लीजिए। कोशिश करिए अपने खाने में कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अरे आप कमा किसके लिए रहे हैं? अपने लिए कमा रहे हैं, अपनी हेल्थ कमाने के लिए कमा रहे हैं, इसलिए नहीं कमा रहे कि आप अपनी हेल्थ को लॉस करें। लोग क्या करते हैं, कमाने के चक्कर में अपना ईटिंग पैटर्न, अपना खाना पीना ही भूलते जा रहे हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं। उनके लिए लगता है मतलब काम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप खाना नहीं खा पा रहे। ऐसा काम क्या फ़ायदा जब आप खुद का खाना मिल भी नहीं पा रहा है ना। रीजन ये हो गया तो मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को सुबह शाम तक, क्या करें वो। और उन लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाना। इवन दे आर नॉट स्टेइंग इन द ऑफिस, बाहर मार्केट में घूमने लगे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे आइडियाज आपने अच्छे दिए, कैसे छोटी छोटी चीज़ें रखी जा सकती हैं। रखी जा सकती है। टू बी स्ट्रिक्ट, हमको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपनी डाइट के लिए। अगर मैं अपना खाना पीना नहीं खाऊंगा, नहीं, बीमारियां मुझे घेर लेंगी, क्योंकि जो आप बचपन में या अभी जवानी में जितना अच्छा खाना खा लेंगे वही बुढ़ापे में काम करता है, वही इम्यूनिटी, वही सारे काम करते हैं। इसलिए हमेशा अपना खान पान पर विशेष ध्यान रखना। चाहे आप कितने भी बिजी पर्सन क्यों ना, अंबानी है, वो भी अपने खाने पीने, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा पैसे वाले भी हैं, वो भी अपने खाने का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही मेरी असली हेल्थ है। आपकी हेल्थ वेल्थ वही है। अगर आपका हेल्थ आपके साथ है ना, तो यही सब कुछ साथ है, अदरवाइज कुछ साथ नहीं है। एक और एक धारणा हम यहाँ पे सुनते हैं कि मिथ है या क्या है उसके पीछे का, अक्सर लोग बहुत बात करते हैं वेज एंड नॉन वेज फूड के बारे में। तो क्या ऐसा कुछ है कि लाइक नॉन वेज फूड को हमारे यहाँ बहुत बार अवॉइड करने की बात कही जाती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और इससे आप मेंटली भी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं जाती है। जैसा आपने बोला, जैसा हम खाते हैं वैसे हम बनते चले आते हैं। तो इसके पीछे की क्या रियलिटी है? क्या कुछ सच में ऐसा है?
देखिए ये पर्सन टू पर्सन चॉइस होता है। नॉन वेज वेज कुछ ऐसा नहीं है। देखिए कुछ मुस्लिम लोग हैं, उनका खाना ही बेसिकली नॉन वेज ही होता है ना। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, अब इनको मैं बोलूँ नहीं वेज खाओ, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेज नॉन वेज के लिए कुछ लोग इसलिए भी बोलते हैं कि आप मतलब जानवर की हत्या ना करें, है ना, क्योंकि इतनी हत्या हो रही है कि वो नहीं, उनको लगता है कि भगवान ने इतने सारे नेचुरल तरीके, इतने सारे इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, वेजिटेरियन सोर्स इतने दे रखे हैं कि आपको नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है। तो एक अलग एस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन क्या हेल्थ के हिसाब से इनके ऊपर हम बात करें तो कितना ऐसा ठीक है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए? देखिए आप खा दोनों सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी कि किसी को मार कर हत्या करके खाए वो अच्छा नहीं है। अगर वो मर गया है फिर उसको काट कर खाए फिर ठीक है, क्योंकि ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे को खाना। नहीं, अब जैसे मान लो गॉट वगैरह है या मतलब ऐसा कुछ है, अगर वो मर गया है तब तो आप उसको बना के खा रहे हैं तो ठीक है, वो नेचुरल तरीके से मरा है तब वो फिर ठीक नहीं रहेगा खाने वाले के लिए, है ना। लेकिन ये है कि आजकल के आज लोग इतनी बुरी तरह हत्या कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं या नहीं। इससे तो मैं यही बोलती हूँ कि आपके पास प्रकृति जैसे आपको दे रही है आप वैसे स्वीकार करो। तो ये भी वैसे तो नेचुरली ही है, बिकॉज हर जगह पे सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। हम अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन से आए हैं, हर जगह पे खेती बाड़ी भी पॉसिबल नहीं थी, है ना। तो अलग अलग जो कल्चर्स हैं वहाँ पे वो चलता है। मतलब हेल्थ को लेकर इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये डिपेंड, मैंने पहले भी बोला कि पर्सन टू पर्सन करता है कि वेजिटेरियन सोच से आ रहा है कि नॉन वेजिटेरियन सोच से आ रहा है, किस सोच से आ रहा है वो। अगर आप किसी को नॉन वेज से ही सेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे अंडा खा के या मीट खाकर ही मेरा पेट फुल होता है, तो वो उसको आप चाहे कितना भी वेजिटेरियन कितना भी प्रोटीन रिच दे दो, उसको उसी से ही पेट भरेगा। अगर मेरा सैटिस्फैक्शन सेंटर चावल खाने से ही हो रहा है तो मुझे उसी से ही होगा। संतुष्टि आपकी कहाँ से है ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जब हम फूड का डाइट प्लान बनाते हैं ना, तब इसमें ये भी देखा जाता है कि कौन सा सोर्स है, कौन सा कैटेगरी से आ रहा है पेशेंट, है ना, कि वेजिटेरियन सोर्स है कि नॉन वेज है, इस तरीके से। ऐसा नहीं हो कि मैं सब कुछ को वेजिटेरियन बता दूं, बेचारे का पेट भी नहीं भरे और उसको लगे भी नहीं। अच्छा, नेचुरली तो हमें नेचर ने मीट खाने के लिए तैयार किया है, तभी हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। हमारे दांतों में भी का सबूत देखने को मिल जाता है ना। आपको बाकियों में नहीं देखने को मिलेगा, कैटल्स में नहीं देखने को मिलेगा, दे कैन नॉट ईट इट, है ना। चलिए, तो दैट कुड बी द अनदर पार्ट। बाकी आज की हमारी यंग जनरेशन को अगर कोई एडवाइस आपको देनी हो तो क्या देना पसंद करेंगे? मैं मतलब लोगों को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो भी खाना खाए फूड लेवल को देखकर खाए है, एडवर्टाइजमेंट को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो। और आप आज की जनरेशन है, आप जो कर रहे हैं वो ये आगे वाली जनरेशन कर रहे हैं। आप ही बड़े बड़े ब्रांडों को और प्रमोट कर रहे हैं और उनको बढ़ा रहे हैं। जैसे जो आपको देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा को, बर्गर को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि उनका ही वो मालामाल होते जा रहे हैं। आप लोगों को सीजनल चीज़ों को उन सबको आगे बढ़ाएं। और मेरा यही है कि जैसे स्वदेश की चीज़ें, हमारे जो भारत की चीज़ है, उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें, ना कि बाहर के ब्रांड को। और जो लोकल है, आज जैसे ऐसा करके हम बनाते हैं, अलसी के बीज बना रहे हैं या देश के लड्डू बना रहे हैं या होममेड चीज़ें जो बना रहे हैं, उनको प्रमोट करें। वही फूड ब्लॉगर कर रहे हैं, वही आप करें। और आप अपने दादी नानी जो सिखा रही हैं या सीख रहे हैं, जो हमारी जो जनरेशन जो पूर्व सिखा के गए हैं, एंसेंटर सिखा के, वही को ग्रो अप करें, उन्हीं को आगे बढ़ाएं। और अपना देश की, अपनी भारत की, अपने इस तरह का खाना पीने का विशेष ध्यान रखें कि हमारे भारत में जो खाना बनता है ये पूरे विश्व भर में बहुत फेमस हो चुका है कि नेचुरल खाना और शुद्ध खाना और गर्म खाना हमारे भारत में बनता है, जहाँ पे अधपका या मतलब प्रोसेस होकर कुछ भी नहीं रखा जाता। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है, इसको बनाए रखना हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। तो बैलेंस खाना खाइए और रेनबो डाइट लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। तो हमने एक यहाँ पे शुरुआत करी एसएससी की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि हम ऐसे लोगों को, आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि लोगों को सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें, उनको इंस्पायर भी कर सकें और भी बहुत कुछ यहाँ पर उनके सामने लेकर आ सकें। तो हमारी इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे यार?
ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस अपने प्लेटफॉर्म में जिस तरह के अलग अलग क्षेत्रों से आप लोगों को लेकर आते हैं, उनके व्यूज को सुनते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, अच्छा वो क्या समझते हैं। तो ये होता है कि उनको उनकी विचारधारा आप तक पहुंचती है और आपके एक माध्यम से या कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म से आप कहीं हज़ारों लोगों तक या लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कई क्षेत्रों के लोगों को लाकर और एक कम्युनिटी के लिए, एक राज्य के लिए, एक देश के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच। सो वोकल फॉर लोकल वाली बात चल रही है यहाँ पे, अपने देश के खाने को अपनाइए। हमारे देश में इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ फूड हैं कि अगर आप घूमने निकलेंगे तो आपको इतने सारे टेस्टी भी फूड मिलेंगे और हेल्दी भी फूड मिलेंगे। तो लोकल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोसेस फूड को थोड़ा सा अवॉइड करिए। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं खाने में जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। एंड आई कम्प्लीटली होप कि आज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। एंड इफ़ यू फील सो कि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है जो लोगों के लिए काम की हो सकती है या फिर आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं या आपकी स्टोरी उनको हेल्प आउट कर सकती है, तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एंड दिस इज राजू गुला शो। थैंक यू सो मच।